फर्क नजर आएगा। मूवमेंट है वो सारा हिंदुस्तान इसमें जुट जाए। आप लोग हैं स्वच्छता वॉरियर, डीडी न्यूज के इस मुहिम से जुड़िए और हमारे देश को स्वच्छ बनाइए। क्या आप हैं स्वच्छता वॉरियर? प्लीज डीडी न्यूज से जुड़िए। Hi, my name is Katki Gonsalves and everyone is a Swachhata warrior. विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ता भारत, सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बनता भारत, पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक महाशक्ति के रूप में उभरता भारत, इस बदलते भारत की नई। नमस्कार, मैं हूं ऋचा जैन कालरा और आपका स्वागत है हमारे नए शो नेक्स्ट जेन भारत में। इस नए शो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत विभिन्न क्षेत्रों में विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, किस तरह से भारत की तस्वीर बदल रही है और कैसे भारत विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। इस शो में हम भारत और इसके विकास से जुड़ी विभिन्न पहलुओं को विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट जेन भारत के पहले एपिसोड को। भारत अब दुनिया भर के निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे व्यापार में सुगमता लाई जा रही है और निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है। वहीं एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नई नीतियों का फायदा राज्य सरकारों को भी मिल रहा है। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई हासिल किया, जो अब तक का सबसे अधिक था। आइए जानते हैं कि दुनिया भर के निवेशक क्यों अपना रुख भारत की ओर कर रहे हैं और देश में निवेश बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड भारत का एक ऐसा राज्य है जहां की खूबसूरत वादियां और प्रमुख धार्मिक स्थल आकर्षण का केंद्र हैं। ये राज्य पिछले कुछ वर्षों से विकास की ओर अग्रसर है। यहाँ बड़े पैमाने पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। राज्य के विकास को और गति प्रदान करने के लिए हाल ही में यहाँ उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन किया गया। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ विभिन्न सेक्टर से जुड़ी कई प्रदर्शनियां लगाई गईं और यहाँ कई बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों ने भाग लिया। इस इन्वेस्टर समिट से उत्तराखंड में निवेश के लिए कुल 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। भारत बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अलग ही लीग में दिखता है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इस मजबूती का फायदा उत्तराखंड समेत देश के हर राज्य को हो रहा है। Encouraged by our experience of working in Uttarakhand, the investor-friendly policies, we are now intending to put up a very large-scale investment in the state of Uttarakhand. उत्तराखंड की तरह देश के अन्य राज्य भी निवेशकों को लुभा रहे हैं ताकि राज्य की आर्थिक तरक्की को सुनिश्चित किया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ महीने पहले ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था, जिसमें कुल 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। ये राज्य के विकास के लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह था। ऐसे ही प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश जीडीपी में 9.2% की भागीदारी के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। I would like to congratulate the Honorable Prime Minister and the Honorable Chief Minister for the world-class infrastructure that they have developed for the state of Uttar Pradesh. No state has perhaps done as much as UP in recent years to encourage investment in the state.
महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे विभिन्न राज्य नई निवेश नीतियों का फायदा उठा रहे हैं और विदेशी निवेश हासिल कर रहे हैं। अब राज्य सरकारें केंद्र की नीतियों का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसका सकारात्मक असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। निवेशकों के लिए सरकार की कुछ ऐसी पॉलिसियां हैं जिसके चलते देश में कारोबार करना आसान हो रहा है। जैसे FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है और कई क्षेत्रों में तो 100% FDI की अनुमति दी गई है, जिससे निवेश को सुविधाजनक बनाया जा रहा है। देश के प्रत्येक राज्य अपने खास उद्योगों के लिए प्रसिद्ध हैं। कहीं मैन्युफैक्चरिंग तो कहीं सर्विस सेक्टर निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। कई राज्यों में कृषि व पर्यटन क्षेत्र में भारी मात्रा में निवेश हो रहा है। वहीं मेक इन इंडिया जैसे क्रांतिकारी अभियान से देश मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसके अंतर्गत घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों के अनुकूल योजनाएं बनाई जा रही हैं। ग्लोबल समिट के जरिए एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो FDIs का उन राज्यों तक है जिसमें एक तरह से कहा जाए तो केंद्र के ऊपर निर्भरता न रह के समय की भी बचत होती है और निवेशकों को एक डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज एसेस करने का मौका मिलता है। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP की वृद्धि दर का अनुमान 6.3% पर बरकरार रखा है। आज के समय में जहां पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही है, तब भारत पूरी दुनिया के लिए निवेश का हब बनता जा रहा है। वहीं देश के विभिन्न सेक्टर में नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में और भी मजबूत बनेगी। विविधताओं वाला देश भारत, वो धरती जहां एकता के सूत्र में बंधे विभिन्न धर्मों के लोग अपने धर्म का पालन स्वतंत्र रूप से करते हैं। यहाँ कई ऐतिहासिक और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं, जो देसी और विदेशी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का स्थान है। भारत में स्थलों पर बढ़ती लोगों की संख्या ने धार्मिक पर्यटन को एक नया रूप दे दिया है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में धर्म स्थलों से जुड़ी अर्थव्यवस्था 3 लाख करोड़ के पार हो गई है। तो आइए जानते हैं कि भारत का धार्मिक पर्यटन क्यों इतना प्रसिद्ध है और इस क्षेत्र में कैसे नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। चाहे भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा हो, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर हो, महाराष्ट्र में स्थित हाजी अली दरगाह हो या अन्य धार्मिक स्थल, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने और आध्यात्मिक शांति के लिए श्रद्धालु ऐसे धार्मिक स्थलों पर आते हैं। ये पहले तीर्थ यात्रा तक सीमित था, लेकिन बदलते समय के साथ ये धार्मिक पर्यटन में बदला। अब लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए धार्मिक स्थलों को अपना टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रहे हैं। वहीं भारत की संस्कृति, ऐतिहासिक स्थलों और प्राचीन मंदिरों को देखने के लिए विदेशी पर्यटक भी रोजाना लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं। I just love learning about all the different religions and what it's all about, and seeing the beautiful different places, the temples, the churches, etc. I just find it fascinating. विश्व भर में हिंदू धर्म प्रसिद्ध है और भगवान कृष्ण में आस्था रखने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जिसमें इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन का बड़ा योगदान है। भारत में इस्कॉन के कई मंदिर हैं, जहां भगवान कृष्ण को मानने वाले कई विदेशी अनुयायी आते हैं। यहाँ पर विदेश से आए श्रद्धालु कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहते हैं और एक लंबे समय के लिए भारत में ही रहते हैं। Yes, it's very different. This is different energy. In my country, Tamagun. Also, when I go to the street, many dark dresses and many sad faces. Just Tamagun. But in India, it's so bright and so happy face, very kind,
and joining. हिंदू धर्म की तरह सिख धर्म भी काफी प्रसिद्ध है। पंजाब के अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। 400 वर्ष से अधिक पुराने इस धार्मिक स्थल के प्रमुख स्थान का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, जो यहाँ प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यहाँ भारी तादाद में सिखों समेत अन्य धर्म के लोग भी आते हैं और कई विदेशी भी रोजाना यहाँ आते हैं। For me especially it's important to be here at the Golden Temple to pray inside because I'm interested in Sikhism and Hinduism. भारत की खूबसूरती है कि यहाँ हर धर्म के लिए जगह है। यहाँ बौद्ध धर्म का भी जन्म हुआ। बिहार की राजधानी पटना में स्थित बोध गया भी प्रमुख स्थलों में से एक है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दुनिया भर में बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और उनके लिए बोध गया प्रमुख स्थानों में से एक है, जहाँ भारी तादाद में बौद्ध आकर आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करते हैं। पूरे देश में एक तरफ जहां धार्मिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य अब बस जल्द ही पूरा होने वाला है। ये देश के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक होने जा रहा है, जिससे अयोध्या की पूरी सूरत बदलने जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है, जिन्हें राम मंदिर की थीम पर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ भारी तादाद में श्रद्धालु आते हैं, जिसको देखते हुए यहाँ एक बड़े कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जिसे काशी विश्वनाथ धाम कहा जाता है। इस पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है। इसके बनने से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का आवागमन काफी सुगम बन रहा है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2022 में धार्मिक पर्यटन सेक्टर को 1,34,543 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे इस सेक्टर को और अधिक बढ़ावा दिया जा सके। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2022 में धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में घरेलू पर्यटकों की संख्या 1,433 मिलियन थी, जबकि 6.64 मिलियन विदेशी पर्यटक भारत आए थे। विदेशी पर्यटकों के लिए पर्यटन को और आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा ई-टूरिस्ट वीजा लॉन्च किया गया है। देखो अपना देश, स्वदेश दर्शन और प्रसाद सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिससे धार्मिक यात्राओं को अधिक आसान बनाया जा रहा है और देश के अंदर सभी धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत अब तक मंत्रालय ने 46 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है 2014 से लेकर अब तक, और इसमें वाराणसी का जो डेवलपमेंट है, प्रयागराज और उज्जैन, कई बड़ी बड़ी साइट्स हैं, अजमेर शरीफ, पुष्कर, इन सब का डेवलपमेंट इसके तहत टेकअप किया गया है, जिसमें कि ख़ास तौर पे तीर्थ यात्रियों के लिए और जो पिलग्रिम्स हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ बढ़ाना है। पूरी दुनिया में सबसे अनोखी संस्कृति भारत की है, जिससे जानने समझने के लिए देश ही नहीं दुनिया भर के लोग भारत आते हैं। वहीं लोगों की धर्म के प्रति बढ़ती आस्था ने धार्मिक पर्यटन को एक नई दिशा दी है, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। शादी परंपरा, संस्कृति और रस्मों का एक अनोखा संगम है। भारत में शादियां किसी त्योहार से कम नहीं होती। कई दिनों तक चलने वाले इस पारिवारिक समारोह में दिल खोलकर खर्च किया जाता है। नए कपड़ों से लेकर साजो सामान, लजीज व्यंजनों से लेकर बैंड बाजे तक, ये समारोह कई कारोबारियों के लिए कमाई का बड़ा अवसर होता है।
शादियां हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करती हैं। इस बार के सीजन की बात करें तो भारत में कुल 23 दिनों में रिकॉर्ड 38 लाख से अधिक शादियां हुई, जिसमें लगभग 5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। बैंड, बाजा और बारात, यूं तो शादियां दुनिया भर में होती हैं, लेकिन भारत की शादियों के तो क्या ही कहने। साज सज्जा की चकाचौंध, गाजे बाजे, नाच गाना और लजीज व्यंजनों से भरपूर खान पान। शादी को एक ऐसे भव्य समारोह की तरह मनाया जाता है जिसमें हजारों की संख्या में रिश्तेदार शामिल होते हैं और उनकी मेहमान नवाजी शाही तरीके से की जाती है। बदलते समय के साथ और नए ट्रेंड्स की वजह से शादियों की भव्यता लगातार बढ़ रही है। अब पहले के जैसी सामान्य शादियां नहीं होती, बल्कि अब शादी से पहले मेहंदी, हल्दी और संगीत जैसे कई इवेंट्स का भव्य आयोजन किया जाता है। इन ट्रेंड्स के चलते शादियों में होने वाला खर्च भी लगातार बढ़ रहा है और यही कारण है कि भारतीय वेडिंग इंडस्ट्री एक मजबूत सेक्टर के रूप में विकसित हुई है। जिस हिसाब से काफी टाइम से आप देख रहे हो, पहले नॉर्मल वेडिंग होती थी, अभी उसमें भी संगीत संध्या ये वो 5-5 फंक्शन होने लगे, अब डेस्टिनेशन वेडिंग होने लगे। तो अब उसका भी ग्रोथ डे बाय डे, लोगों का एक क्रेज जो है वो बढ़ता जा रहा है। जिनके पास वेडिंग का है वो भी 6 महीने पहले से प्लानिंग करने लगे, या तो एक साल पहले भी लोग प्लानिंग करने लगे कि अगले साल हमारे वहाँ वेडिंग है तो हम क्या क्या करेंगे, कौन सा वेन्यू, बहुत सारी चीजों में अभी से प्री प्लान होने लगे। तो मेरे हिसाब से आगे बढ़ के ये जो वेडिंग का है वो बढ़ने वाला है। साल में अक्टूबर से लेकर मार्च तक शादियों का सीजन रहता है, जिसमें तकरीबन लाखों शादियां होती हैं। इस सीजन के दौरान गहनों से लेकर कपड़े व कैटरिंग से लेकर बैंक्वेट हॉल तक की भारी मांग बढ़ जाती है। वहीं भव्य और पर्सनलाइज्ड शादियों की मांग ने वेंडर्स और प्रोफेशनल्स के लिए भी नए अवसर खोले हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक 2023 की शादियों के सीजन में करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। शादियां आते ही बाजारों की चकाचौंध और बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय में कपड़ों और ज्वेलरी की खरीदारी भारी तादाद में होती है। अगर बात करें सोना खरीदने की, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत में 55% सोने की खरीदारी शादियों के लिए होती है। शादियों के दौरान कारोबार तो बढ़ता ही है, साथ ही इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। इतने धमाकेदार शादियां होते हैं भारत में, इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट काफ़ी सारा है। कई सारे लोगों को रोज़गार मिलते हैं। शादी के साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लिंक्ड है, जैसे मानिए होटल से लेके आपका कपड़े की इंडस्ट्री तक, सारे शादी के साथ लिंक है। तो इसमें बेनिफिट तो होता ही है। काफ़ी सारे छोटे छोटे बिजनेसेस को 20 to 40% प्रॉफिट इसी समय पे होता है शादियों के मौसम में। भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है। डेस्टिनेशन चाहे देश में हो या फिर विदेश में, इसके लिए एक बड़ा बजट रखा जाता है और जाने माने वेडिंग प्लानर्स को इस समारोह के आयोजन का काम सौंपा जाता है। बॉलीवुड की हस्तियां हों या बड़े कारोबारी, डेस्टिनेशन वेडिंग इनकी पहली पसंद होती है। राजस्थान के ऐतिहासिक महल हों या गोवा के खूबसूरत बीचेस, यहाँ पर कई दिनों तक विवाह समारोह चलता है, जिसमें स्थानीय संस्कृति और कला की झलक देखने को मिलती है। कई लोग विदेशों में भी डेस्टिनेशन वेडिंग्स को प्रमुखता देते हैं, जिसमें हर वर्ष लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब इस ट्रेंड को बदलने के लिए भारत में वेड इन इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा है, ताकि डेस्टिनेशन वेडिंग्स देश में ही कराई जाएं। जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है?
और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, मेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। देश में लोगों की बढ़ती आय और मार्केट ट्रेंड से शादियों का अंदाज भी बदल रहा है। परिवारजनों के लिए विवाह उनके जीवन का एक यादगार अवसर है, पर ये अवसर देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक साबित हो रहा है। भारत के विकास में आज महिलाएं महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। हर क्षेत्र में इनकी भागीदारी बढ़ती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाकर सशक्त बनती जा रही हैं। वर्कफोर्स के आंकड़े बताते हैं कि जहां 2017-18 में महिलाओं की भागीदारी महज 23% थी, ये बढ़कर अब 37% हो गई है। आइए मिलते हैं उन कुछ ग्रामीण महिलाओं से जिनमें आसमां छूने का जज्बा है। मिलिए राजकुमारी से। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव डासना में रहने वाली ये महिला आज पूरे गांव की महिलाओं के लिए एक आदर्श बन चुकी है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी राजकुमारी ने भारत सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सहायता से अपनी पोल्ट्री फार्मिंग शुरू की है, जिसमें उन्होंने कड़कनाथ मुर्गियों के अंडों का व्यापार करना शुरू किया। आज इनके पास 300 से ज्यादा मुर्गियां हैं। इस व्यवसाय से वो एक अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। हम स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं, तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जिले स्तर पर बुलाया जाता है, उनको काम समझाया जाता है, वहाँ पे बताया जाता है। मतलब जो बेरोजगार महिला गांव में हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी सीडीओ मैम थी अभी अस्मिता लाल जी, उन्होंने हमको ये काम शुरू कराया था। कुछ वर्ष पहले तक ग्रामीण महिलाएं अपने परिवार पर निर्भर रहती थीं। कुछ ही महिलाएं पढ़ाई लिखाई कर व्यवसाय से जुड़ पाती थीं। लेकिन राजकुमारी की ही तरह देश की अन्य महिलाएं भी विभिन्न सरकारी योजनाओं के जरिए आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम यानी SVEP की सहायता से झारखंड के रांची जिले में लगभग 1200 महिलाओं का जीवन बदला है। रांची के छोटे से गांव में रहने वाली सुमन को भी इस योजना का लाभ मिला है। सुमन के पास कभी एक मिट्टी के घर में छोटी सी परचून की दुकान होती थी, लेकिन इस योजना की सहायता से उन्होंने एक पक्के मकान में बड़ी दुकान खोल ली है, जिससे वो अपने परिवार की मदद कर पा रही हैं। तो पहले तो कच्चा मकान था, पक्का मकान बना के और दुकान को बड़ा किए हैं और कर रहे हैं अभी, और अच्छा खासा भी कमाई हो रहा है और बच्चा को भी पढ़ा रहे हैं। गांधीनगर में रहने वाली जयश्री ने कुछ अनोखा करने की ठानी। कुछ वर्ष पहले ये आसपास की आदिवासी महिलाओं से मिली और नारियल के रेशों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाने का व्यवसाय किया। जयश्री खुद आत्मनिर्भर तो बनी ही, साथ ही स्थानीय आदिवासी महिलाओं को भी रोजगार दिया। ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को सरकार देश और विदेश में मंच प्रदान करती रही है। हाल ही में संपन्न हुए G20 सम्मेलन में ऐसे कई हस्तशिल्पकारों और कारीगरों के उत्पाद विदेशी मेहमानों के सामने प्रदर्शित किए गए। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ग्रामीण महिलाएं सशक्त बन रही हैं। जम्मू कश्मीर का राजौरी जिला पाकिस्तान सीमा से सटे इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए सीमित अवसर मौजूद थे। आज यहाँ की महिलाएं विभिन्न प्रकार की कढ़ाई सीख रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। बहुत कुछ लड़की बहुत पढ़ी लिखी हैं, कुछ नहीं पढ़ी लिखी हैं, काम में इंटरेस्ट है, घर गरीब लोग हैं बैठे हुए हैं, सेंटर में अपना रोजगार चलाती हैं। स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है। इसी के तहत राजस्थान के जैसलमेर में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुईं। ऐसे ही महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में भी सशक्त बनाने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई, जिसके अंतर्गत 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि उद्देश्य के लिए ड्रोन प्रदान किए जाएंगे और महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से बहनों को आत्म